बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। जुमे का मुबारक दिन है, आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। और गुजारिश आप लोगों से ये है कि जो आपके सामने सिचुएशन है, कल 24 घंटे में कहा गया था स्कूल खोलने के हवाले से फ़ैसला होगा, और अब शहर के हालात देखते हुए फ़िलहाल जो हालात नज़र आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत ही कम चांसेस हैं कि स्कूल्स खुल पाएंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली हम शहर लाहौर की बात करते हैं और आपको उसके अकॉर्डिंग ही बताते चलें कि यहाँ पे कोविड की सूरत हाल कंट्रोल नहीं होने पे आ रही है। अमवात की शरह भी हम देख रहे हैं, रोज़ाना आपको 20 से 25 अमवात सामने आ रही हैं, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जहाँ पर हालात इस तरह के होंगे, किस तरह से नरमी बरती जा सकती है। मार्केटें खोली गई थी और ये कहा गया था कि पूरा हफ्ता खुले रहेंगे, फिर इसको महदूद करने की तरफ जो हम जा रहे हैं। मकसद इन सब चीज़ों का क्या है कि जितना भी आप सूरत हाल को कंट्रोल कर सकते हैं कर सके, इसके लिए इकदाम फ़िलहाल उठाए जा रहे हैं। आगे चल के प्रोग्राम में आपको अपडेट करेंगे। आगाज़ कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज से। पहली खबर है जी, एक हफ्ता मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़, महकमा सेहत ने आउटडोर डाइनिंग की मुखालिफत कर दी है। सरकारी मुलाजिमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दी गई। शहर के स्ट्रक्चर रोड तामीर ना हो सके, मास्टर प्लान खत्म होने में 1 माह बाकी। और अगली खबर है जी हमारे पास, गुलाब देवी अंडरपास मंसूबे पर काम शुरू, 9 माह की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान यूनुस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज की पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर के साथ साथ हम मौजूदा कोरोना की सूरत हाल भी ऐड कर लेते हैं। मुकम्मल एक हफ्ता मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ है और अपडेट्स के मुताबिक जो कल तक की सूरत हाल थी, 27 अफराद कोरोना से जाँ बहक हुए, 483 नए केस आए, 45% वेंटिलेटर्स जो हैं वो कहा जा रहा है कि खाली हैं। तो ये तो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च लगता है। हालात जो जिस तरह से लोग जिन्होंने अस्पतालों का रुख करना होता है उनको वेंटिलेटर मैसर नहीं होते। इमरान भाई क्या कहेंगे आप? देखें जी, आप एक हफ्ते का मुकम्मल लॉकडाउन जो है उसकी तजवीज़ सामने आई है। एक तरफ तो 27 अमवात जो हैं वो एक दिन में रिपोर्ट हो रही हैं और दूसरी जानिब आप 24 तारीख से मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो ओपन करने जा रहे हैं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने जो तजवीज़ दी थी उसमें ये कहा था कि कम से कम ये मई का महीना जो है 2 हफ्ते का लॉकडाउन जो है वो लाजमी होना चाहिए, ताकि कोरोना जो है वो अभी थोड़ा कंट्रोल हो रहा है। अभी ये बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं हुआ, कम से कम हमें 2 हफ्ते का लॉकडाउन जो है वो करना चाहिए। या जो चीज़ें आप 24 से खोलने जा रहे हैं, लाइक आप रेस्टोरेंट जो है वो आउटडोर डाइनिंग खोलने जा रहे हैं, उसको अभी ना खोलें। तो मुखालिफत की जा रही है जी बिल्कुल, कि उसको अभी ना खोलें, उसे मजीद एक हफ्ता जो है वो रोक लिया जाए। और मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आप जो सूरत हाल आप देख रहे हैं कि 27 अमवात 24 घंटे में हुई हैं, तो इस सूरत हाल को देखते हुए आपको कम से कम अगर ये मई का महीना कंट्रोल कर लेते हैं तो मे भी सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सकती है। लेकिन अब ना जाने ये क्या पॉलिसी अपनाएंगे, देखते हैं क्या होता है। सही। अच्छा, और अब आ जाते हैं जो हमारे सामने हर रोज केसेस आ रहे हैं। इस पे कल भी मैंने जिक्र किया था, महकमा सेहत की हिकमत अमली हमें कहीं से चेंज होती नजर नहीं आ रही है। केसेस उसी तरह से बढ़े हैं, अमवात उसी तरह से हो रही हैं, और इस चीज़ को लेकर आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन की ऑप्शन की तरफ तो आ रहे हैं, लेकिन गाइडलाइन कोई आवाम के लिए SOPs पर अमल कराने के लिए, कल जैसे मैं ऑफिस से जा रही थी, एक लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी जिनको पता ही नहीं था कि कोरोना कुछ है, ना कोई मास्क लगाता नज़र आ रहा था। मार्केटें खुली थी और दूर दूर तक कोई आपको नज़र नहीं आ रहा। देखिए जी बिल्कुल, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को सीरियस जो है वो आना नहीं ले रहे हैं। और रही बात अगर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की बात करें तो कोरोना को कंट्रोल करने के हवाले से जो डिसीजन पावर है वो सिर्फ महकमा सेहत के पास नहीं है,
मुख्तलिफ ऐसे इदारे हैं जिन्होंने डिसीजन जो है वो लेना होता है। अगर एक छोटी सी मिसाल दूँ तो जो कल एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें ये एक हफ्ते की लॉकडाउन की तजवीज़ रखी गई है और उसके बाद आउटडोर डाइनिंग जो है वो खोलने का डिसीजन जो है वो लिया गया है, तो उसमें इन तमाम फैसलों की मुखालफत जो है वो महकमा सेहत ने की थी। उनका ये कहना था कि ठीक है हम आगाही तो फैला सकते हैं, और अगर बात करें कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से तो उनकी जानिब से जुर्माने भी किए गए हैं लोगों को। ट्रैफिक पुलिस को भी आप देख लें कि उसने कितने ज़्यादा जुर्माने जो है मास्क ना पहनने पे किए हैं। अवाम में आगाही मुहिम तो वक्तन फ़वक्तन चलाई जा रही है, लेकिन जो डिसीजंस लेने हैं वो अब कल एपिक्स कमेटी की जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, उन्होंने कहा कि 24 से आउटडोर जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं डाइनिंग, जबकि महकमा सेहत जो है वो कह रहा है कि कम से कम आप 30-31 मई तक जो है वो इस चीज़ को होल्ड करके रखें। एक हफ्ते से अगर लोगों ने इतना बर्दाश्त किया तो कम से कम एक हफ्ता मजीद जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। खुदा ना खासा ये ना हो कि 24 से आप आउटडोर डाइनिंग खोल रहे हैं लाहौरियों तो पहले ही दिलदादा खाने पीने के, और आप देखिएगा कि लोग बाहर पहुंच जाएंगे आउटडोर डाइनिंग के लिए। फैसले जो हैं वो हम पे पहले भी भारी पड़े हैं, नुकसानदेह साबित हो सकती है। यहीं से हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। सूबाई वज़ीर लेबर इस वक्त जो है खबर लग रही है इमरान भाई, तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है, तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है, और ये खुशखबरी भी सरकारी मुलाजमीन के लिए ही है। तो इस खबर को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इमरान भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ गई थी। डिटेल में डिस्कस करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और मैं कहने लगी थी ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशखबरी कहते हैं। वो खबर में इतनी मैं गुम हो गई थी। खैर, खबर में सभी लोग खुश भी हो गए थे, इमरान भाई की मुस्कुराहट में देख रही थी। ये खबर वैसे सरकारी मुलाजिमीन के लिए है। तनख्वाहों में इजाफा 25% स्पेशल अलाउंस भी मिलेगा, और 15 और 10% स्पेशल अलाउंस की तजवीज़ मुस्तरद की गई है। पहले से स्पेशल एग्जीक्यूटिव अलाउंस लेने वाले मुलाजिमीन शामिल नहीं है। जून में अलाउंस तनख्वाहों में शामिल कर दिया जाएगा। जी इमरान भाई। देखें जी, बिल्कुल सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी तो है, और एक अरसे से इनका जो मुतालबा था वो यही था कि इनकी तनख्वाहों में जो है वो 25% जो है वो इजाफा किया जाए। लेकिन हुकूमत ने भी बहुत अच्छी प्लानिंग जो है वो की है। हुकूमत की जानिब से जो डिसीजन लिया गया है, जो ऑर्डर जारी किया गया, उसमें ये कहा गया है कि ग्रेड 1 से 19 तक के 7,21,000 सूबाई मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाहों में 25% इजाफा जो है वो कर दिया गया है। इसका इतलाक जो है वो जून से होगा, और उसके साथ साथ इसमें यह है कि इसको स्पेशल अलाउंस का नाम दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो अभी भी इस डिसीजन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, और उसकी वजह जो है सरकारी मुलाजमीन जो है देखिए स्पेशल अलाउंस जो है ना वो ये होता है कि इनकी जो बेसिक तनख्वाह है, एक क्राइटेरिया सेट कर लिया जाता है कि इनकी बेसिक पे या पहली पे या दूसरी पे से इनको स्पेशल अलाउंस जो है वो हर महीने जो है वो दिया जाएगा। स्पेशल अलाउंस जो है वो मुख्तस कर दिया जाता है कि सिर्फ 25% जो है वही होगा। और लेकिन अगर बात करें हम सरकारी मुलाजमीन की, तो जो मुलाजमीन हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो चाहिए। अच्छा। अब डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो होता क्या है? डिस्पैरिटी अलाउंस ये होता है कि जो सरकारी मुलाजमीन है वो मुतालबा कर रहे हैं कि जी हमारी तनख्वाहों में हर महीने 5% या 10% डिस्पैरिटी अलाउंस जो है उसका इजाफा जो है वो किया जाए। अब गवर्नमेंट जो है वो डर किस बात से रही है कि उन्होंने स्पेशल अलाउंस का नाम दे दिया, डिस्पैरिटी अलाउंस का नाम नहीं दिया। डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो गवर्नमेंट ये कह रही है कि आज अगर हमने डिस्पैरिटी अलाउंस इनका अप्रूव कर दिया तो ये हर महीने इसी तरह एहतजाज करके अपना डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो बढ़ा लेंगे। स्पेशल अलाउंस तो नो डाउट वो हुकूमत का डिसीजन होता है कि उन्होंने कितना बढ़ाना है, कितना नहीं बनाना, या कितना देना है, कितना नहीं देना, लेकिन जो मुलाजमीन है वो डिस्पैरिटी अलाउंस जो है उसका मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ भी हुकूमत जो है वो ही हम देख रहे हैं कि उसी की गलती जो है वो नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि आपने पहले उनसे वादा कर लिया कि हम आपका डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो बढ़ाएंगे। क्यों? वफाक की तर्ज पर। वफाक में जो जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनका डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो अप्रूव हो चुका है, और वो कोई 5%, 10% नहीं है, बल्कि वो 25% है। और उसी बेस पे जो हमारे सूबाई मुलाजमीन हैं वो मुलाजमीन भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि वफाक की तर्ज पर हमारा डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो बढ़ाया जाए। हुकूमत की जानिब से 25% स्पेशल अलाउंस का अनाउंस कर दिया गया जो कि जून से मिलेगा, लेकिन सरकारी मुलाजमीन अभी भी एहतजाज कर रहे हैं और मांग रहे हैं सिर्फ डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं, बल्कि वो कह रहे हैं कि हमें मैच्योरिटी अलाउंस जो है वो भी दिया जाए और रॉयल्टी जो है वो भी दी जाए। अब ये मुलाजमीन जो ये दीगर अलाउंस की मद में मुतालबा कर रहे हैं, क्या ये इनका जायज़ मुतालबा है, और क्या ये मानना हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है? देखें, आप जायज़ और नाजायज़ की तो बात हो ही नहीं रही। बात यह है कि हुकूमत ने वादा वफा नहीं
किया, आपने पहले उनसे वादा कर लिया कि जी हम आपको डिस्पैरिटी अलाउंस देंगे वफाक की तर्ज पर। वफाकी हुकूमत तो दे रही है ना, तो फिर आपको क्या, जो हमें जो रिक्विजिशन आई वो आई थी 15 से 10% की कि स्पेशल अलाउंस जो है इनका बढ़ा दिया जाए। तो वज़ीर आला साहब कह रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं कि जी मैंने 10 से 15% अलाउंस जो है वो नहीं बढ़ाया, बल्कि मैंने 25% बढ़ा दिया। तो आपने पहले उनसे डिस्पैरिटी अलाउंस का वादा कर रही है, अब आप उसे स्पेशल अलाउंस का नाम देकर दे रहे हैं, तो ये आपने गेम खेली ना उनके साथ। और यही वजह है कि मुलाजमीन जो है वो सरापा एहतजाज, और कल आपने देखा कि लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर, मुख्तलिफ जगहों पर सरकारी मुलाजमीन जो है एहतजाज करते रहे, और लाहौर में कल जो ट्रैफिक की सूरत हाल रही वो सबके सामने तमाम शहरियों को भुगतना पड़ा। बिल्कुल, लेकिन अब ये है कि अगर ये मुतालिबात नहीं माने जाते तो हम ये समझे कि हमें ये मुलाजमीन फिर बार बार सड़कों पर ही नजर आएंगे, कोई इनकी सुनने वाला, कोई दादरसी करने वाला नहीं। देखिए ना, इसके साथ साथ इन्होंने भी ये भी कहा है कि ये अलाउंस जो है ये तमाम मुलाजमीन पर इसका इतलाक जो है वो नहीं होगा। कुछ जो है वो एग्जेक्टिव अलाउंस जो है वो पहले से ले रहे हैं, उनमें ये इजाफा नहीं होगा। कुछ स्पेशल अलाउंस जो है वो पहले से ले रहे हैं, उनमें ये इजाफा नहीं होगा। तो फिर कदगने तो पाई गई ना इसमें। अब आपने स्पेशल अलाउंस का नाम दे दिया, अब आप देखिएगा मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन, उनके आगे कौन टिक सकता है? वो तो एहतजाज करते रहेंगे, और शहरी जो है वो बेचारे जो दफातर का चक्कर लगाते हैं वहाँ पर उन्हें अमला नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ जो सड़कों पे बेचारे ट्रैफिक में फंसे होते हैं उन्हें भी ये सूरत हाल जो है वो भुगतनी पड़ेगी। अब देखने के गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो स्पेशल अलाउंस का अनाउंस किया है, स्पेशल अलाउंस जो अनाउंस किया गया है जून से मिलेगा सरकारी मुलाजमीन को, ग्रेड 1 से 19 तक के जो 7 लाख से ज़ायद मुलाजमीन है। अभी तक ये डिसीजन नहीं लिया गया है कि कितने परसेंटेज पे मतलब बेसिक सैलरी पे देना है, या कितने परसेंट सैलरी को रख के इन्होंने, यानी अभी चीज़ों को सिर्फ घुमा के रखा गया है, तसल्ली दी गई है कि ये जो एहतजाज है किसी हद तक इसको महदूद किया जाए। अगली खबर हमारे पास क्या है जी, शहर के स्ट्रक्चर रोड तामीर नहीं हो सके हैं, मास्टर प्लान खत्म होने में 1 माह बाकी रह गया है और शहर के स्ट्रक्चर रोड तामीर नहीं हो सके हैं। आपका मास्टर प्लान खत्म होने को है, ये चीजें क्या जरूरी नहीं है इमरान भाई? देखिए, स्ट्रक्चर रोड के हवाले से अगर बात करें कि 5 साल का आपका ये मंसूबा था कि आपने स्ट्रक्चर रोड जो है वो बनानी थी। अब स्ट्रक्चर रोड जो है थोड़ा सा उसको भी मैं अगर थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि क्या तो वो क्या होता है। स्ट्रक्चर रोड ये होता है कि एक मेन बड़ा रोड होता है, बड़ा रोड, और उसके साथ आम सी मिसाल देता हूँ, सर्विस रोड जो है वो होती है, लिंक रोड जो है वो होती है। इसमें हम अपने गौसल आजम रोड जो कि जेल रोड है उसको शामिल नहीं करेंगे, हम इसमें मुल्तान रोड को शामिल कर सकते हैं, हम इसमें फिरोजपुर रोड को भी, जो बड़े रोड हैं। और इन रोड में ये जो बड़े रोड होते हैं जिनके साथ स्ट्रक्चर रोड जो है का नाम लिया जाता है, ये बड़े रोड होते हैं और 3 लेन होते हैं। इनके साथ फिर जो स्ट्रक्चर रोड है वो बनाया जाता है ताकि ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर जो है वो ना हो। लेकिन 5 साल का ये मंसूबा था, 5 सालों में लाहौर शहर में 3 स्ट्रक्चर रोड जो हैं वो बनाई जानी थी, लेकिन उन तीनों में से एक स्ट्रक्चर रोड जो है वो भी नहीं बन पाई। सबसे अहम जो रोड इस प्रोजेक्ट में जो नॉमिनेट की गई थी वो बहरिया से लेकर ठोकर तक की थी कि वहाँ पर रोड जो है उसको बड़ा करना था। अब गवर्नमेंट ने देखें किया क्या, अब ये जो कौमी ख़जाना है उस पर बोझ बनने जा रहा है ये प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि आप 2021 तक तो बना नहीं पाए, अब आप इस प्रोजेक्ट को लेकर जा रहे हैं अगले साल। जब आपने ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, अगर हम 2018 की बात करें, 5 साल का ये प्रोजेक्ट था, उसमें जब आपने ये अनाउंस किया था तब हर चीज़ का रेट जो है वो बहुत कम था। अब प्रॉपर्टी का रेट जो है वो भी बढ़ गया। आपने करना क्या है, आपने स्ट्रक्चर रोड के तहत जब आपने स्ट्रक्चर रोड बनानी है, सर्विस रोड बनानी है, तो आपने जो लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी हासिल करनी है। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी का रेट देखें कहाँ चला गया। इस प्रोजेक्ट के तहत नो डाउट शहरियों को तो रिलीफ मिलना था, शहरियों को स्कूल मिलना था, ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो रही थी। वो लोग हमेशा मुतासिर होते हैं। मुतासिर क्या होंगे, आप उनको फायदा देने जा रहे हैं, आप उनको फायदा देंगे। क्यों देंगे? कौमी खजाने को नुकसान होगा और प्राइवेट सोसाइटीज़ को, प्राइवेट मालकान को फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि जब आप महंगे दामों ज़मीन खरीदेंगे सरकारी ख़जाने पे बोझ बनेगा और प्राइवेट लोग जो हैं उनको फ़ायदा होगा। तो 5 सालों में आपने ये स्ट्रक्चर रोड्स क्यों नहीं बनाए? बन सकते थे। और भी बड़े ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो प्रोजेक्ट्स आपने मुकम्मल करने होते हैं वो तो आप जल्द से जल्द जो है वो कर ही लेते हैं। लेकिन माजरत के साथ इस गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो हमें नजर नहीं आया कि इन्होंने पुराने प्रोजेक्ट जो है उन्हीं को कंप्लीट अच्छा, मास्टर प्लान खत्म होने को है और ये स्ट्रक्चर रोड अगर तामीर नहीं होते तो मास्टर प्लान की फिर इस तरह से तो कोई अहमियत नहीं रह जाती ना। वो तो फिर आप तो जुमरे में नहीं आता, बाद में आपको कोई पूछेगा ही नहीं कि आपने इनको खत्म किया क्यों नहीं किया, इस पर काम क्यों नहीं हो सका। कौन इस पे जवाब दे? कौन जवाब दे? आप उसको एक्सटेंड करने जा रहे हैं, अगले साल में आप लेकर जा रहे हैं, उसके
उसके जो फंड्स थे वो अगले साल में आप जो है वो मांगने जा रहे हैं कि जी हमें नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें भी ये अच्छा, ये बजट का इशू आता है, विल नहीं है या नाकिस प्लानिंग है, ये किस चीज़ को हम जिम्मेदारी इस पे दे सकते हैं? देखिए ना, नाकिस प्लानिंग की जो है वो हम ज़रूर इसमें बात कर सकते हैं कि इसमें जो है आपके पास फंड्स भी मौजूद थे, आपके पास तमाम तर मशीनरी भी मौजूद थी, तमाम दर इदारे जो हैं वो भी इन्वॉल्व थे, लेकिन 5 साल पहले जो इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में जो फंड्स खर्च होने थे, मेरे ख्याल से अब तो आप इसको अगर हम डबल नहीं कहेंगे तो कम से कम 50% तो इजाफा हो ही गया होगा ना। सबसे बड़ा इसमें इशू ये है कि जो आपने स्ट्रक्चर रोड्स बनानी थी उनमें जो आपने लैंड हासिल करनी थी वो आप महंगे दामों अब जो है वो खरीदेंगे और अब आगे जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा मजीद महंगी होती जाएगी। बिल्कुल ऐसे है, और हर चीज़ जो है वो पहले ही महंगी हो चुकी है, और जब आप ये सबसे बड़ी बात तो ये अराजी का हसूल है ना कि लोगों को प्रॉब्लम तो चले होनी है, लेकिन जब आप ऑब्वियसली महंगे दामों अराजी हासिल करेंगे स्ट्रक्चर रोड्स बनाने के हवाले से तो फिर ऑब्वियसली कौमी ख़जाने को नुकसान ही पहुंचेगा। और बुनियादी तौर पर सबसे पहला काम ही आपका अराजी का हुसूल था और उसको ही आपने नज़रअंदाज किया, तो फिर ये काम मुकम्मल किस तरह? लोगों का सबसे बड़ा मसला जो है वो ट्रैफिक की रवानी है ना, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। आप देखते हैं कि हर रोड पे ट्रैफिक जैम रहती है, आम दिनों में ट्रैफिक इतनी जाम रहती है, और जब खुदा न खासा कोई हादसा हो जाए या कोई एहतजाज हो जाए या कोई गैर मामूली दिन हो तो फिर हर अहम रोड पे ट्रैफक की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो लग जाती हैं। स्ट्रक्चर रोड बनाने का मकसद भी यही होता है कि कम से कम ट्रैफिक की सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ 3 से 4 लेन रोड जो है वो बन जाता है, उसके साथ सर्विस रोड जो है वो बन जाता है, तो फिर ट्रैफिक जो है वो बहुत हद तक हमारे शहर में तो बहुत सारे मकामात ऐसे हैं, सारे मुकामात ऐसे हैं ना, सारे मुकामात ऐसे जहाँ पर ये काम नागुज़ीर है, और आपने इसको बिल्कुल खास बात ये थी कि स्ट्रक्चर रोड में ना एक और अहम चीज शामिल होती है, वो होती है सिग्नल फ्री, कि आप उस रोड को सिग्नल फ्री बनाते हैं, वहां पर आप जो है वो सिग्नल्स नहीं बनाते, उसको जो है वो आप बना देते हैं कि सिग्नल फ्री रोड है और ट्रैफिक के रवाने जो है वो मुतासिर ना हो। चूँकि खुला रोड होता है, 3 से 4 लेन रोड होता है, उस पर आप कट्स दे देते हैं, लेकिन आप वहाँ पर सिग्नल नहीं लगाते, तो ट्रैफिक की रवानी बहुत बेहतर जो है वो बनाई जा सकती है। लेकिन वही बात कि 5 सालों में आप इस मंसूबे को ख़त्म क्या करना है, आप तो शुरू भी नहीं कर पाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हम ये तरजीहात रखें कि क्योंकि हुकूमत की तरजीहात ही इस तरफ नहीं थी इसलिए इसको नज़रअंदाज किया गया है, या फिर इस पर कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन हम देख रहे हैं जो अधूरे मंसूबे पड़े हैं वो तो वैसे के वैसे हैं, उनको छोड़ के दूसरे मंसूबों की तरफ जो है वो प्लानिंग की जा रही है कि उन पर काम शुरू हो। ये वो चीज़ें हैं जो कि नागुज़ीर हैं, जिनको नज़रअंदाज किया गया, और फिर हम कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि शहर के बड़े बड़े मसाइल जो कि ट्रैफिक से रिलेटेड हैं, फिर आप उसकी जिम्मेदारी तजावुज़ात पे डाल देते हैं, बेहंगम ट्रैफिक पे डाल देते हैं। जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके रोड्स ही कुशादा नहीं होंगे तो फिर तो आप जितनी मर्जी कार्रवाइयाँ कर लें तजावुज़ात के खिलाफ, उनका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखें ना, 2.5 साल का वक्त गुजर चुका है इस हुकूमत को, लेकिन एक चीज़ जो है वो तो हमें वाज़े हो चुकी है ये कि ये गवर्नमेंट जो है वो हरकत में कब आती है, जब पानी सर से गुजर जाता है। प्लानिंग जो है वो पहले नहीं की जाती, हालांकि इतनी अच्छी टीम जो है वो इस पास रही है और आप उनसे इस्तिफादा जो है वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं इनके पॉलिसी मेकर जो हैं वो कैसे हैं, और जिसकी वजह से आप कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो नए प्रोजेक्ट आपने क्या मुतारिफ करवाने हैं, जो पहले से प्रोजेक्ट हैं आप कम से कम उनको मुकम्मल कर लें। कोई भी गवर्नमेंट जब आती है या वो पहले ये देखती है कि जो साबका दौरे हुकूमत में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें से अच्छे कौन से हैं, बुरे कौन से हैं, वो अच्छों को कंप्लीट करती है, लेकिन साथ साथ अपने कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो भी लेकर आती है। लेकिन हमें हैरान है कि इस गवर्नमेंट जो भी प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, पहले तो पुराने जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको ये कभी मानते हैं कभी नहीं मानते, लेकिन उसको मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। चले अल्लाह का शुक्र है कि उनको कम से कम मुकम्मल तो कर रहे हैं। नए प्रोजेक्ट्स जो हैं, अगर हम ये बात करें स्ट्रक्चर रोड्स के हवाले से, वही आप देख लें कि उसको अभी तक शुरू ही नहीं कर पाए हैं। कुछ मंसूबे तो ऐसे भी हैं पुरानी हुकूमत के जो कि अधूरे पड़े हैं, जिसके साथ जो हमारे सामने एक मोरिया पुल की बड़ी मिसाल मौजूद है, शहर के दीगर मंसूबे हैं, लेकिन इसके बावजूद गुलाब देवी अंडरपास पर काम का आगाज हुआ है और इसके लिए 9 माह की डेडलाइन दी गई है। अब डेडलाइन तो दे दी जाती है, इस डेडलाइन के अंदर काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। इस पर हम बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और खबर यह है जी, फाइनली गुलाब देवी अंडरपास मंसूबे पर काम शुरू, 9 माह की डेडलाइन इस पे मुकर्रर की गई है। इस खबर की डिटेल हम जान लेते हैं। दुर्रे नायाब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चाल है आपके?
वालेकुम सलाम, बिल्कुल शुक्र जी। नूरिन, आप सबसे पहले तो रोशनी ये डालिएगा, काम का आगाज तो हो गया, इस पर काम होना कितना जरूरी था, इस अंडरपास की अहमियत क्या है, और फिर मैं ये आपसे जानूंगी कि ये टाइम फ्रेम में काम मुकम्मल होगा या नहीं, कितना ये नागुज़ीर मंसूबा है। देखें जी, 2015 में जब मेट्रो बस सिस्टम पे काम शुरू किया गया, मेट्रो बस मंसूबे का आगाज हुआ और सारा कंप्लीशन की तरफ ये चला गया, तो उस वक्त ये बड़ा जरूरी समझा जा रहा था कि गुलाब देवी चौक को किस तरह बाईपास किया जाए, यहाँ पे सिग्नल को खत्म करके किस तरह से मेट्रो बस को और बाकी कॉरिडोर को सिग्नल फ्री बनाया जाए। खैर 2015 में तो इनसे डिसाइड नहीं हुआ, इनके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं था। आप उस चौक को अवॉइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उस चौक को अवॉइड करते हैं तो आपको यू टर्न फिर कलमा चौक पे देना पड़ता है। अब सवाल ये था कि जो लोग कान्हा से आगे जनरल हॉस्पिटल और फिर उसके बाद वो यू टर्न लेना चाहते हैं, हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, गुलाब देवी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, आपके चेस्ट हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, उनको फिर इतनी और ये वो पॉइंट है जहां पे हर टाइम ट्रैफिक जैम रहती है। एग्जैक्टली, तो फिर ये अवॉइड नहीं हो रहा था। फिर इसका एक ही हल था कि आप इसकी मूवमेंट्स को कम करें, इसकी जो चार तरफ की मूवमेंट है उसको रिड्यूस करके 2 साइडेड मूवमेंट दे दें। उसमें ये अंडरपास प्रपोज किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की इस तरफ तवज्जो नहीं थी। उनको और प्रोजेक्ट्स पहले प्रायोरिटाइज थे, जिस तरह फिरदौस मार्केट में उन्होंने अंडरपास बना दिया। तो यहाँ पे आपकी तकरीबन 2 से 2.5 लाख ट्रैफिक का काउंट मौजूद है। इसको सिग्नल फ्री मूवमेंट देने के लिए आपने अंडरपास डिजाइन कर दिया। अब एक क्वेश्चन आगे रेज होता था, आप तो जब अंडरपास की इस पोजीशन से आगे निकल के जब आते हैं तो लाहौर ब्रिज जो कि अरफा क्रीम सेंटर के सामने है, वो टेढ़ा है थोड़ा सा। आप ट्रैफिक के फिरोजपुर सीधा आ रहे हैं तो आपको राइट हल्का सा मूव करके फिर ब्रिज पर चढ़ना पड़ता है। ये फिरोजपुर रोड की अलाइनमेंट पे नहीं है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता था कि इस पे एक नया जो एडिशनल लेन है उसको बनाया जाए, एडिशनल लेन शामिल कर दी गई। 700 मिलियन यानी कि 70 करोड़ से मनसूबा स्टार्ट हुआ और तकरीबन 1700 मिलियन पे ये जा चुका है मनसूबा। अब इसमें एडिशनल लेन भी है, अंडरपास भी, और अगर लैंड एक्विजिशन के साथ थोड़ी चीजें और डाल दी जाए सर्विसेज की तो तकरीबन 2 अरब का ये प्रोजेक्ट है। काम इस पर स्टार्ट हो चुका है और 10 मार्च की इसको डेडलाइन दी गई है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट है क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेट ट्रैफिक प्लान नहीं है आपके पास। आप इतनी हैवी ट्रैफिक को 2-2.5 लाख ट्रैफिक काउंट को किस तरह से गुजारेंगे? अच्छा दुरेन नायाब, अब एक पॉइंट आपने खुद बता दिया कि यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है, मंसूबे पर काम भी शुरू हो गया। अब बड़ा चैलेंज ये है, हमारे सामने लाल शहबाज कलंदर अंडरपास की मिसाल मौजूद है, जो टाइम फ्रेम दिया गया उस टाइम फ्रेम में काम नहीं हो पाया। 9 माह की डेडलाइन भी है, ट्रैफिक को मैनेज करना भी एक बड़ा चैलेंज है। क्या नजर आ रहा है, मंसूबा किस तरह से मुकम्मल होगा? आप देखिए ना आना, अब कुछ दिनों बाद आप देखेंगे इन्होंने खुदाई स्टार्ट कर देना है। आगे मानसून है, सबसे बड़ी गलती जो है वो दोबारा दोहरा रहे हैं। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे को नुकसान कहाँ पहुंचा कि बारिशों के दिनों में खुदाई कर दी आपने। सही। आप जो भी सेटलमेंट करने की कोशिश करते थे वहां पे साइडों पे जितनी भी रुकावटें लगाते थे वो पानी के बहाव से बह जाती थी। अब यहाँ पे मानसून करीब है, मानसून से पहले आपने मंसूबा स्टार्ट कर दिया, मानसून के दिनों में खुदाई नजर होती आ रही है हमें, और अब जब बारिशें होंगी तो ये मंसूबा डिले होगा 100%। नंबर 1। नंबर 2, 2-2.5 लाख की ट्रैफिक को खुदाई के दौरान आप कहाँ से गुजारेंगे? क्या आप हॉस्पिटल की दीवार तोड़ के वहां पे एडिशनल लेन बनाएंगे? क्या आप मेट्रो बस के ट्रैक के अंदर से एडिशनल ट्रैफिक ऑल्टरनेट रूट देंगे? ये बहुत बड़े सवाल है जिसका जवाब इसके पास सरकार के पास नहीं है, ना ही एलडी के पास है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस पर बजिद है कि इसका कोई मुनासिब इंतजाम करना चाहिए। ये बहुत बड़ी ट्रैफिक है, इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते क्योंकि आप इसको मोड़ ही नहीं सकते किसी तरफ से। आप किसी तरफ से मोड़ के ट्रैफिक को ला ही नहीं सकते, आप पास गुंजाइश ही नहीं है। फिरोजपुर रोड इस्तेमाल करने वाले कॉरिडोर को फिरोजपुर रोड ही इस्तेमाल करना सूट करता है। इसके अलावा आप कहाँ पे किसको ऑल्टरनेट से? और दूसरा, बड़े हॉस्पिटल यहाँ पर हैं, खुदा ना खास्ता जो लोग अस्पताल आते हैं इमरजेंसी की सूरत में, इमरान भाई, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। दुरेनियाब, एक सवाल जो है वो मैं ज़रूर आपसे करना चाहूँगा यहाँ पर कि प्लानिंग के हवाले से अगर बात करें कि 9 माह की डेडलाइन जो है वो दी गई है। पहली बात तो ये है कि मतलब 9 माह ये रोड जो है ये ट्रैफिक के लिए मेरे ख्याल से बंद रहेगा, ऑल्टरनेट रूट जो है वो आवाम को अभी तक नहीं दिया गया। दूसरी बात जो बिल्कुल अना बात कर रही थी कि जो लाल शहबाज कलंदर की प्लानिंग थी, जो वो अंडरपास बना, उसमें अभी भी हम देख रहे हैं कि निकासी आपके मसाइल जो हैं वो आप भी रिपोर्ट करते रहते हैं, निकासी आपके मसाइल वहां पर नजर आते रहते हैं।
तो हमारे जो वसीम अकरम प्लस साहब हैं उनकी इसको लेकर कैसी कोई प्लानिंग जो है वो अभी तक सामने आई है, या कैसी डायरेक्शन जो है वो एलडीए को दी गई है कि जो लाल शहबाज कलंदर अंडरपास में जो प्लानिंग हमें नजर आई थी वो यहाँ पर ना हो? देखिए इमरान, वो प्लानिंग बिल्कुल फजूल और नाकिस प्लानिंग थी। उसका खमियाजा जो है लाहौर की आवाम ने तकरीबन 6 से 7 माह भुगता है। आज भी मंसूबा नामुकम्मल है। उसमें एक वाटर टैंक बनना था, वाटर स्टोरेज टैंक करशी पार्क के अंदर, वो इन्होंने बिल्कुल ही गायब कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सम पंप लगा के अंडरपास का पानी निकालने का निजाम बनाना था, वो आज तक 100% ऑपरेशन नहीं हो सका। बहुत सारे पंप और बहुत सारा सिस्टम इंस्टॉल होना बाकी है। दूसरी बात रही कि ये एलडीए का काम है कि वो वजीर आला को बताएं कि सर ये 4 महीने का मंसूबा नहीं हो सकता, इसको हमें 6 माह चाहिए, 8 माह चाहिए, 10 माह चाहिए। ये शाह से बड़े शाह के वफादार बन के अगर वजीर आला 4 महीने का टास्क देते हैं तो ये 2 महीने की हामी भर लेते हैं, और इनको मौके पे नहीं पता होता कि ये कितना मुश्किल टास्क है, ये इतना आसान नहीं है। अब आपने 9 माह की यहाँ पे डेडलाइन रख ली है। यही मंसूबे शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में 4-4 माह में बनते रहे हैं। आपका मुस्लिम टाउन का फ्लाईओवर जो कि बहुत तवील फ्लाईओवर है 100 डेज में बना है। उसके बाद आपका कलमा चौक जो है वो 130 से 140 डेज के अंदर बना है। भाई बने हैं ना मंसूबे, लेकिन क्या था प्लानिंग का बहुत बड़ा फर्क था, प्लानिंग का बहुत बड़ा हाथ था। यहाँ पे प्लानिंग का फुकदान है, आगा दौड़ और पीछा छोड़ वाला हिसाब है कि आगे भाग रही है, पीछे नहीं देख रहे कि हमने चीजों को कंपाइल करना है। तो इमरान का वैलिड पॉइंट है कि इन्होंने पीछे से क्या सबक सीखा, आगे फिर वही गलतियां दोहराने जा रहे हैं, फिर मानसून में प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब हमने खबर को वाइंड अप करना है। मुझे सिर्फ ये बता दें, मंसूबे पर काम का आगाज हो गया है। अब ये लाहौरियों के लिए 9 माह का टाइम पीरियड जो है ये बहुत मुश्किल है। ट्रैफिक के मसाइल क्या बुरी तरह से रहेंगे? लाहौरिये तैयार रहें? जी बिल्कुल, फिरोजपुर रोड पे आने वाले ज़हनी तौर पे तैयार होके निकले। यानी हम भी तैयार हो जाए, हमने तो दफ्तर आना ही आना है। बिल्कुल, वो जो घंटे का मार्जिन रखते थे अब वो 2 से 2.5 घंटे का मार्जिन ज़हन में बनाकर आए तो फिर वो इस पॉइंट को क्रॉस करेंगे। और अगर वो ऑल्टरनेट कहीं से अवॉइड कर सकती है तो वो बहुत लंबा चक्कर पड़ेगा। मिसाल के तौर पे पहले वो मॉडल टाउन के अंदर होंगे, फिर मॉडल टाउन से अंदर होके वो आगे निकल के दोबारा पीको रोड पे चढ़ेंगे, पीको रोड से फिर मॉडल। तो ये एक बहुत मुश्किल टास्क है कि आप ट्रैफिक को डाइवर्ट करें, तो बहुत दूर तक पहुंचेंगे, 2 घंटे आपके जाया हो जाएंगे और वो होने ही होने। इसके अलावा बस ऑल्टरनेट रूट नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच दुर्रे ने, आप बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान भाई, हमने देखा बहुत सारे मंसूबे जब बने, ना सिर्फ उस रोड पे ट्रैफिक के मसाइल होते हैं, जितनी मुल्हिका शाहराएं होती हैं वहां पर भी ट्रैफिक बुरी तरह से स्टक है। देखिए ना, गुलाब देवी अंडरपास के हवाले से हम बात करें, उसकी अशद जरूरत थी। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि कलमा चौक से लेकर अगर हम बात करें काना तक तो ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज्यादा है। जिस तरह दुर्रनियाम ने बताया कि 2-2.5 लाख के करीब गाड़ियां जो हैं वो यहाँ से गुजरती हैं, तो ठीक है ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है, लेकिन इस आपको ऑल्टरनेट रूट जो है वो भी देना चाहिए था। 9 माह आप बिल्कुल इस रोड को बंद कर देंगे ना, ट्रैफिक चौक हो जाएगी। इसके जो ऑल्टरनेट रूट है, अगर उनके हवाले से बात करें, जिस तरह दुर्रनियाम बता रहे थे कि मॉडल टाउन के अंदर से होते हुए पीको रोड जाएंगे, पीको रोड पे तो पहले ही ट्रैफिक का रश बहुत ज्यादा होता है। दूसरा अगर हम बात करें कि दूसरा जो रोड है वो कैवलरी ग्राउंड वाला है, कैवलरी ब्रिज वाला है, उस पर भी ट्रैफिक का बहुत ज्यादा रश रहता है। तो बिल्कुल वही बात रही कि जो सफर पहले आधे घंटे में या पौने घंटे में होता था, अब लिटरली वो 3.5 घंटे तो कहीं नहीं गए। और जो मेरे जैसे ड्राइवर है उनको तो पहले नए रास्ते सीखने भी पड़ेंगे। लेकिन वही बात ये रही कि प्लानिंग का फुकदान है। जिस तरह दुर्रनिया बात कर रहे थे कि 100 दिनों में मुस्लिम टाउन ओवरहेड ब्रिज जो है वो बना, इसी तरह कुछ बात फिर वही आ जाती है क़यादत की, बात वही आ जाती है प्लानिंग की। अब एलडीए जो है वो अजीबो किस्म की प्लानिंग जो है वो कर रहा है, तो फिर उसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? ऑब्वियसली अवाम को भुगतना पड़ेगा। सारे एक दूसरे पे डालेंगे। और ये 9 माह में होने वाला नहीं है। क्योंकि आप सिर्फ अंडरपास नहीं बना रहे, आपने जो आगे ब्रिज है सर हमारे पास खुला करना भी है। लाल शहबाज कलंदर की कितना टाइम दिया गया था, डेडलाइन पे काम हो जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं है। वादा वफा हो जाए, ये कैसे पॉसिबल है? जी तो नाज़रीन, अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगली खबर भी डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। एक और प्लानिंग का जिक्र कर लेते हैं जो कि बुरी तरह से नाकाम होती नजर आ रही है। इस मामले पर भी बार बार डेडलाइंस दी गई, 3 माह का वक्त लिया गया, 2 माह का वक्त लिया गया, लेकिन बात करी में LWMC की अंदरूनी मसाइल ही इस कदर ज्यादा हैं। कहीं पर मुलाजमीन का इशू है, कहीं पर मशीनरी का इशू है। ये जब तक अंदरूनी मामलात हल नहीं होंगे, डेडलाइन पर डेडलाइन आप देते जाएं, मसला नहीं हल हो सकेगा। शहर में अभी भी जगह जगह आपको कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। और आज की खबर के मुताबिक 15 सितंबर तक कहा जा रहा है नई मशीनरी और गाड़ियां मिल जाएंगी। चेयरमैन LWMC का ऐसा कहना है। क्या कहेंगे इमरान भाई? देखिए, हम बात कर रहे हैं उस इदारे की
कि जिसके पास ना गाड़ियां हैं, जिसके पास ना मशीनरी है, जिसके पास ना तो अमला है, मैन पावर भी कम है, वर्दी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके साथ आप शहर को साफ करने जो है वो जा रहे हैं। ठीक है। और LWMC के हवाले से बात करें, कल की जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इनके अहदेदारान की, उन्होंने खुद एतराफ़ किया है कि हम अपनी नाकामियों का एतराफ़ करते हैं। ये किसी भी इदारे की जानिब से मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा एतराफ़ होता है जो किया जा रहा है। वो करना पड़ा है ना, शहर के हालात ही ऐसे हैं, खुद मुंह से हर बोल रही गली है गली में जगह। ताफून जो है वो फैल रहा है। आप कोई भी अहम रोड देख लें, कोई भी अहम इलाका देख लें, और मेरे ख्याल के मुताबिक अभी भी LWMC जो काम कर रहा है वो सिर्फ वहाँ पे कर रहा है जहाँ की चीज़ें रिपोर्ट हो जाती हैं, मीडिया पे आ जाती हैं, सोशल मीडिया पे आ जाती हैं, या शिकायत का इंदराज जो है वो किया जाता है। जहाँ से शिकायत नहीं मिल रही वहाँ 3-3 दिन कूड़ा करकट जो है वो वैसे ही फैलता है, गली कूचों में चौराहों में कूड़ा जो है वो वैसे ही फैला हुआ है। अब आप ये देखें कि 15 सितंबर का जो है वो कहा जा रहा है कि तब तक हमारे पास मशीनरी आएगी, तब तक हमारे पास अमला जो है वो बढ़ जाएगा, मैन पावर बढ़ जाएगी, कंटेनर आ जाएंगे सैकड़ों की तादाद में, फिर हम जाके ये सूरत हाल जो है वो बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अभी भी वो ये कह रहे हैं कि हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि शहर जैसे पहले साफ होता था वैसे हम शहर को साफ कर दें। क्यों इतना बड़ा चैलेंज बना हुआ है? देखिए, मैं एक सिंपल सी बात यहाँ बताता हूँ कि एक प्लानिंग कि शहबाज शरीफ साहब की प्लानिंग बड़ी जबरदस्ती, उसका भी एतराफ नहीं करते। देखिए, एक प्लानिंग जो है वो तैयार की गई थी कि अगर गवर्नमेंट ये करे कि हर घर से ये फीस चार्ज करना शुरू कर दे, 50 रुपए, लोग उसके लिए भी 100 तैयार रुपए, लोग उसके लिए भी तैयार हो गए थे। और स्टडी जो की गई उसमें लोग तैयार थे, उन्होंने कहा जी हम महीने का 100 रुपया दे सकते हैं। वो कुछ ऐसे एरिया से जो कहते थे हम 50 रुपया योमिया 50 रुपया महाना जो है वो दे सकते हैं, आप उठाएं तो सही। मेरे ख्याल से अगर उस प्लानिंग पे अमल दरामद होता तो शायद ये सूरत हाल काफी बेहतर हो जाती। अब ये तमाम फिर बात वही आ जाती है कि आपके पास पॉलिसी का फुकदान है। होना तो यही चाहिए था कि गवर्नमेंट इस सारी चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट करती, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती। अब मैं हैरान हो रहा हूँ कि ये इदारा ये नहीं कह रहा कि जी हमें फंड्स की कमी है, हमें जो है वो सपोर्ट नहीं किया जा रहा। वो बेचारा अपनी जान जो है वो बचाने के लिए ये कह रहे हैं कि जी हम अपनी नाकामियों का एतराफ़ करते हैं और 15 सितंबर जो है तब हम गाड़ियां जो है वो खरीदेंगे। मतलब 15 सितंबर तक लाहौर की यही हालत रहेगी। गुलबर्ग जैसे इलाके में, माल टाउन जैसे इलाके में कूड़े करकट के ढेर जो है वो लगे हुए हैं, जहां पर चीजें रिपोर्ट हो जाती है, हम भी जाके चीजें रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद वहां पर टीमें जो है वो पहुंचती है। हम ये नहीं कहते कि ये नहीं पहुंचते, ये पहुंचते जरूर हैं, लेकिन वहां पहुंचते हैं जो चीजें टीवी पर हाईलाइट होती हैं, सोशल मीडिया पर हाईलाइट होती हैं, या जो शिकायत का अंदराज होता है, ये वो काम कर रहे हैं। अब तरजीहात की बात आ जाती है। चले गवर्नमेंट जो है उसकी अभी सारी तवज्जो जो है वो कोरोना की तरफ है, लेकिन क्या सारे इदारे आपने कोरोना की तरफ लगा दिए? कुछ ऐसे पॉलिसी मेकर भी तो है ना जो कम से कम शहर को साफ सुथरा रखने की तरफ लगे। तो अपना काम ही करना है ना, वो तो कम से कम अपना काम कर ले। वो तो देखिए, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अब लाहौर शहर के ऊपर ज़िला इंतजामिया के हवाले से बात करें, कुछ ऐसे अफसरान आ गए हैं जो कि आपकी बहुत अच्छी प्लानिंग जो है वो पहले करते रहे हैं, चाहे फूड अथॉरिटी हो, चाहे हेल्थ का शोबा हो, और अब जो है वो ज़िला इंतजामिया में ऐसे अफसरान आ चुके हैं जो बेहतर आइडियाज देते हैं। लेकिन जब तक हुकूमत सपोर्ट नहीं करेगी ऐसे आइडियाज का क्या करना है? देखें ना, हुकूमत अगर फंड दे, इनके मुलाजमीन की 3-3 माह की तनख्वाहें जो है वो रुकी रहती हैं बेचारों की। अगर प्रॉपर को प्लानिंग हो, इनको तनख्वाहें मिले, इनको सारी चीजें मिले, तो ये मशीनरी मिले, तो ये काम कर सकते हैं। सीएम साहब ने दौरा किया, रात गए भी दौरा किया, शहर का दौरा करके उन्होंने इजहार बरहमी भी किया, और वो सुबह फुटें नहीं देनी होती, थोड़ी देनी होती है ना कि सीएम साहब जी सड़कों पे निकल गए हैं, शहर को मॉनिटर कर रहे हो। भाई क्या मॉनिटर कर रहे हैं? मैं वही तो कह रही हूं, उसके कोई असरात भी तो नजर आने चाहिए। मैं कहूं सीएम साहब ना, उनकी मेहरबानी सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट सिर्फ 42 ही देख लिया करे ना, तो उन्हें सारे शहर का पता चल जाए कि यार मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरे जो नीचे बैठे हुए हैं लोग वो क्या कारकर्दगी कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, तो कम से कम सारी चीजें उनके सामने आ जाएगी। रात को उनको लेके निकल जाते हैं, मोबाइल फुटेज बना लेते हैं, सुबह प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं कि जी सीएम साहब जी विजिट कर रहे हैं। अच्छा, सीएम साहब का विजिट, सीएम साहब ने इजहार बरहमी कर लिया, उसके बाद उन लोगों से पूछना भी बहुत जरूरी है, उन इदारों से, उन महकमों से, आपके मसाइल क्या हैं? बिल्कुल ऐसे आपके मसाइल क्या? कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरे ख्याल से ये एक प्रेस रिलीज जो है इन्होंने मीडिया को जारी की है, जरा सीएम हाउस को भी जारी कर देते ना, उनको भी फॉरवर्ड कर देते कि जी हमारे ये मसाइल है। बिल्कुल अब इनके पास मशीनरी, मतलब ये एक अरसे से इनके पास वो जो चेयरमैन LWMC है उनकी जानिब से ये कहा गया है
कि हम कंटेनर खरीदने जा रहे हैं, हम मशीनरी हज़ारों कंटेनर खरीदेंगे, सैकड़ों मशीनरी खरीदेंगे, मतलब आपके पास ये चीज़ें थी ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मतलब एक अरसे से आप क्या काम कर रहे हैं, या जो पहले मुख्तलिफ कंपनियां काम करती रही हैं, कम से कम उनसे सीख लो यार, बिल्कुल उनसे ऐसे ही सीख है। लें यार। खैर इमरान भाई, हमारे पास टाइम कम है, यहाँ पर पीएचए की भी ये खबर मेरे सामने है। पीएचए की नाअहली से गैर कानूनी साइन बोर्ड में इजाफा हुआ है। मालियों को अफसरान के इख्तियारात देकर, अंदाजा करें आप, मालियों को अफसरान के इख्तियारात देकर बोर्ड की रखवाली पर मामूर कर दिया गया। क्या चल रहा है ये? देखें जी, बात वही आ गई कि आप अजीबोगरीब सी प्लानिंग जो है वो आप कर जिसका रहे जो हैं। पीएचए के हवाले से अगर हम बात करें, आप पीएचए जब भी बात करेगा ना, पीएचए ये बात करेगा जी देखें हमने ये कर दिया वो कर दिया। पीएचए का काम सिर्फ ये नहीं है कि जश्न बहारा में नहर को सजा दिया या रेस कोर्स पार जहाँ पे लोग आते हैं जो मंजर पे नजर आता है सिर्फ उसको बेहतर कर दिया। लाहौर शहर में ऐसे कई पार्क्स हैं जो उजड़े पड़े हैं, जहाँ पर ना ग्रास है, जहाँ पर ना बच्चों के खेलने के लिए कोई झूले जो हैं वो लगे हुए हैं। हालांकि इनकी ये जिम्मेदारी है कि ये सहूलियात प्रोवाइड करें, लेकिन नहीं करते। दूसरी, पीएचए के हवाले से अगर बात करें, मैं तो हैरान हूं कि आपने मालियों को अफसरान के इख्तियारात दे दिए हैं। पीएचए के पास स्टाफ की कमी नहीं है, बेशुमार स्टाफ है। अच्छा, इनके पास बजट की भी कमी नहीं है, इनका रेवेन्यू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। चाहे ये ववेला मचाते रहे कि जी हमसे इख्तियारात ये वापस ले लिए गए, हमसे इख्तियारात वो वापस ले लिए गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके पास फंड्स की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी हरकतें और ऐसे काम, तो ये तो समझ से बाला था। अच्छा, और फिर पीएचए के भी अपने मसाइल इस कदर ज्यादा हैं, अपने ही अंदर जो तमाम इनकी काली भेड़ें बैठी हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, वो कोई एक साइन बोर्ड की बात करें, ये जो गैर कानूनी साइन बोर्ड है ये ऐसे लग जाते हैं। सही देखें ना, इन पीएचए की गाड़ियां जो हैं, पीएचए के जो अफसरान हैं, पीएचए का जो अमला है, वो डेली बेसिस पे पूरे शहर में गश्त करता है, लेकिन उसके बावजूद गैर कानूनी साइन बोर्ड लगे हुए हैं और वो कई हफ्ते लगे रहते हैं। और मिली भगत के अलावा ये मुमकिन नहीं हो सकता। फिर है? आप जब कुछ चीजों की पुष्टपनाही कर रहे होंगे। खैर, थैंक यू सो मच इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस आप जानिए, जिसके बाद आपको एक बार फिर से शो में ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, अहम खबर आपने जान ली। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस करने वाले हैं लकवा क्या है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, अलामात क्या हो सकती हैं, और फिर इसका तरीका इलाज क्या है, किस तरह से आप इससे बच सकते हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराना चाहूँगी। डॉक्टर नदीम अख्तर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा जी जी, इन्विटेशन बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिएगा, लकवा है क्या? लकवा बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसमें कि अब बाज़ का आप देखते हैं कि जिसमें बहुत सारे एक साइड के मुंह की डेविएशंस हो जाती है, मुंह की एक शक्ल चेंज हो जाती है। लाइक अगर आप कोई पानी पी रहे हैं तो उस साइड से पानी आप नहीं पी सकते, सेंस ख़त्म हो जाती है, टेस्ट लॉस हो जाता है। अच्छा। आंख बंद नहीं होती, नाक से के जो सेंसेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बेसिकली ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आपको एक अननोन रीज़न से भी हो सकती है, एडियोपैथिक है उस चीज़ के लिए। सही, तो ये बता दिया डॉक्टर साहब ने कि ये इस चीज़ को लकवा कहते हैं। अब मुझे सिर्फ ये बता दें कि इसकी क्या कोई स्पेसिफिक वजूहात भी हैं, क्यों लोग इसका शिकार हो जाते हैं? कोई ख़ास वजूहात नहीं है, लेकिन अमूमन जो एक इसमें जो एक एटियोलॉजी है या एक वजह जो मेडिकली में जो सामने आती है वो बेसिकली ये होती है कि अगर आपके इन्फेक्शन हो जाता है, कब सपोज़ आपके कहीं मोलर टीथ में है, दाढ़ में है या कान में है, पेन हो रही है, उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसकी वजह से भी बाज़ का होती है कि अगर वो प्रोलॉन्ग कर जाती है आपकी इन्फेक्शंस, पेन और उस चीज़ के लिए, तो उससे उसकी कंप्रेशन हो जाती है। और एक इसके बेसिकली एक कंप्रेशन होती है, फेशियल नर्व हम उसको कहते हैं, जिसको हम सेवंथ क्रेनियल कर सकते हैं मेडिकल ज़बान में, जो दिमाग से ही उसकी रिलेशन होती है और वो आती हुई कान के इसके किनाल में आती है और फिर आपकी फेस को सप्लाई करती है। उसकी नर्व्स की सेंसरी और मोटर नर्व्स होती हैं उस चीज़ के लिए। अगर हम आसान ज़बान में कहें तो कि उसकी जो ब्रांचें होती हैं, जो इसकी नाड़ होती है, जो नर्व होती है, वो फेस को करती है उस चीज़ के लिए। अब इसकी दो होती है कि अपर मोटर न्यूरॉन रीजन्स, बाज़ का होता है कि आपके ये फोर हेड्स के जो होते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, आप उठाते हैं लेकिन ये नहीं होते, आंख बंद नहीं होती, नाक के जो एक आंख का जो एक एंगल है वो बंद नहीं होता, तो नाक से आपको समझ ही नहीं आती कि नाक में क्या है, खारिश हो रही है, नहीं होती।
आप कुछ खा रहे हैं इस साइड से तो आपको पता नहीं चल रहा कि यानी आप आपकी क्या महसूस खा रहे करने हैं। की हिस्से भी खत्म महसूस हो करने जाती की है। भी होती है और आपकी डेविएशन हो जाती है, लाइक ऐसे एक साइड पे एक साइड पे जो है डेविएट हो जाता है उस चीज़ के लिए। उसको हम पैरालिसिस कहते हैं। पैरालिसिस मतलब जैसे एक फालिज का एक मरीज़ होता है उस चीज़ के लिए, तो उसमें मूवमेंट नहीं होती, तो उसके जो फेस की जो मूवमेंट है वो भी ख़त्म हो जाती है उस चीज़ सही। के अच्छा, लिए। ऐसा सच आपने कहा इसकी वजूहात कोई नहीं तो होती। ये बेसिकली एक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, बट इट इज़ नॉट श्योर अबाउट दैट कि इसमें अच्छा, ये क्या चीज़ ये के क्या लिए। कुछ एज ग्रुप ही हैं जिनको इसका अटैक हो सकता है, या किसी भी एज में लोग इसका ये शिकार हो जाते हैं? पहले ये होता था कि कुछ मतलब एक एज, सर्टेन एज होती थी जिसमें कि 40-50 के बाद हो जाती है, 30 के बाद हो जाती थी, लेकिन अब ये देखा गया कि बच्चों में भी हो रही है, और ये बायलैटरल भी हो सकती है। बायलैटरल मतलब दोनों साइडों पे भी हो सकती है। बच्चों में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं उस चीज़ के लिए, तो दोनों साइडों का भी हो जाता है। वो एक बच्चों में ज़्यादातर ये अब देखा जाता है उस चीज़ के लिए, लेकिन एक अब इसको 20-30 के बाद जो है ये ज़्यादा इसमें देखा जाता है कि भी ये इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। सही, आपने कहा बच्चों में भी ये हो जाती है, तो फिर इसका तो बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती होगी। डेफिनेटली एक अगर उसकी ट्रीटमेंट सही ना की जाए, उसको प्रॉपर तरीके से आप नहीं उसको लेके चलते, तो डेफिनेटली कि वो एक अच्छा, नॉर्मली जब कोई किसी बीमारी का शिकार होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में अंदाज़ा भी नहीं होता कि आपको ये बीमारी है, कुछ इसकी स्पेसिफिक आप बताना चाहेंगे अलामात के स्टार्ट में ही इसको कैसे काबू किया जाए? खुदा न खास्ता अगर किसी को है तो उसको पता चले कि मुझे यहाँ से इसको पकड़ना है। अब बात का ये होता है कि अब ये इसकी कोई पता नहीं चलता। मैंने जैसे बताया कि अननोन रीजन है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और कंप्रेशन है इस चीज़ के लिए। तो अगर आप मतलब बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो हम जब उनसे पूछते हैं कि भाई कैसे हो, तो वो कहते हैं कि सुबह में उठा हूँ, मैंने ब्रश किया है, पानी लिया है कुली करने के लिए या उसको गॉगल करने के लिए, तो वो पानी बाहर निकल गया, तो मुझे नहीं पता चल रहा था कि भाई क्या हुआ है उस चीज़ के लिए। तो इस तरीके से एक पता चल जाता है, बट एक उसमें स्पेसिफिक उसमें कोई नहीं पता चलता कि आपको कैसे हो गया। अब यकदम आप उसमें होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसकी वजह से भी हो सकता है, और इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन यानी अगर ये कुछ रीजंस जो आप बता रहे हैं, फिर आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ब्लड जरूरी है। प्रेशर की तो लाजमी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा रोल है उस चीज़ के लिए। दूसरी चीज़ होती है कि अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है किसी भी ईयर वाली साइड पे या इसके मुंह वाली साइड पे, कहीं पे भी कोई पेन है और आप समझ रहे हैं कि इन्फेक्शन हो गई है, तो उसको सबसे पहले आप उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। एलिमिनेट करेंगे तभी जाके उस चीज़ को, क्योंकि कंप्रेशन हो गई तो फिर लाजमी बात है कि उसको पैरालिसिस होना ही होना उस चीज़ सही। के लिए। अब आ जाते हैं कि इसका तरीका इलाज क्या है। हमारे यहाँ लोग सोशल मीडिया से बहुत सारी नई चीज़ें सीख के इलाज की तरफ जाते हैं, और फिर लकवा का इलाज बहुत सारे लोग डॉक्टर्स पे जाने के बजाय हकीमों की तरफ रुजू करते हैं। बात ये बिल्कुल आपने सही कहा। हमारा एक जो आजकल जो एक बन गया है, जो बहुत बड़ा डॉक्टर है, प्रोफेसर है, वो गूगल है। सबसे पहले ही पेशेंट्स जो है वो कहते हैं कि यार डॉक्टर की बजाय वो गूगल को सर्च करता है कि इसकी ये क्या हुआ है मेरे साथ, और क्या इसकी क्या अलामात क्या थी, और क्या मेरे साथ क्या हुआ है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। डेफिनेटली कि ट्रीटमेंट सारा उसमें लिखा होता है, लेकिन उसमें गूगल में आपको बहुत सारी ट्रीटमेंट्स लिखी होती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि वो ट्रीटमेंट सारी ही आपकी हो। मतलब अकॉर्डिंग वो अब सूट कर रही है या नहीं कर रही। अब जो एमरजेंसी में आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको देखता है कि आपकी एटियोलॉजी क्या थी, आपकी वजह क्या थी जिसकी वजह से ये लकवा हुआ है। फिर उसके सिस्टमेटिकली उसको वो देखते हैं कि भाई इसकी पहले काज ख़त्म करता है, उसके बाद उसकी तरफ आते हैं। लेकिन डेफिनेटली कि उसके साथ उसका वो ट्रीटमेंट चलता है। तो गूगल तो आपको एक लाइन देता है, लेकिन आप जो अपनी ट्रीटमेंट अगर आपने लेनी है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी है, तो यू हैव टू गो टू द एमरजेंसीज या अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। क्या इनका इलाज मुमकिन है? मुख्तलिफ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके इसका इलाज मुमकिन बेसिकली जो एक जब आप पुराने ज़माने में जाते थे, तो इसका बेसिकली ये जो एक कहा जाता है कि गर्म करें। जहाँ पे भी आपकी इन्फेक्शन होती है या जहाँ पे भी आपकी कोई बांध दिया जाए तो वो उसको कहते हैं कि जी गर्म करें। तो हकीम जो होते थे या अभी भी हैं, वो एक तेल दे देते हैं जी इसकी मालिश कर लें। बट उसकी जो इनर जो साइड होती है, या आप उसको एक अंदर की जो अपने इन्फेक्शंस ख़त्म करनी है, जो उसके मसल्स को
ख़त्म करना है, वो डेफिनेटली कि बहुत सारी चीज़ें हैं उस चीज़ के लिए। अब अगर मेडिकल की तरफ आऊँ तो लाजमी बात है कि उसके लिए आपको स्टीरॉइड्स फर्स्ट सबसे पहले डॉक्टर आपको स्टीरॉइड्स देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उसकी इन्फेक्शन ख़त्म हो। और ये स्टीरॉइड्स लाजमी आपको 2 से 3 दिन में लेने पड़ते हैं। अगर नहीं लेंगे तो वो फिर एक डिसेबिलिटी रह जाती है और वो सारी अच्छा, उम्र के मैंने अब लिए इसका उसके लिए। तरीका इलाज भी आपसे पूछना है और पूछना है कितने अरसे में ये रिकवर हो जाता है, आप रिकवर मरीज होते भी हैं मुकम्मल तौर पर या नहीं, और अगर वो मरीज जिनको साथ दूसरी बीमारियां भी हैं, खुदा ना खास्ता डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर का इशू रहता है, उनके लिए इसका तरीका इलाज क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए जी। तो हमारे साथ हमारे मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर नदीम अख्तर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम गुफ्तगू करने वाले हैं, जैसा कि अलामात भी हमने जान ली, वजूहात भी जान ली, इलाज इसका मुमकिन कैसे बनाया जा सकता है, कितना टाइम दरकार होता है, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? एक्चुअली इसके लिए कोई ख़ास टाइम पीरियड तो नहीं होता कि आप इसको कहें कि उस चीज़ के लिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन मतलब बाज़ का तो ऐसा होता है कि कंप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है या इडियोपैथिक उसकी है या कोई इस तरह की उसकी ब्रेन का कोई इस तरह इशू बन गया है, फालिज के जैसे मरीज़ होते हैं, तो उसमें अब एक आप कह सकते हैं कि उसको आप ठीक करना थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करना, लेकिन लकवा अगर खाली लकवा है, उसको जो फेशियल पॉलिसी कहते हैं हम उस चीज़ के लिए, तो 100% क्योर भी है उस चीज़ के लिए, लेकिन उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कितना जल्दी आप फिजियोथेरेपी करवाते हैं, कितना जल्दी आप उसकी ट्रीटमेंट लेते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इसमें मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? सबसे पहले तो जब आपको मतलब आपको पता चला है कि आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है, एट वंस यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको अपनी मेडिसिन देगा और वो मेडिसिन आपने खानी है, तो उसमें स्टीरॉइड्स मतलब विटामिन्स भी होते हैं, इन्फेक्शंस की भी चीज़ें होती हैं, तो वो लाजमी आपने खाने हैं। वो आपकी मेडिसिन होती है 2 से 3 दिन में। एक्चुअली जो अगर बहुत माइनर से केसेस होते हैं तो ये 2 से 3 दिन में या 4 दिन में कवर हो जाता है इस चीज़ के लिए, लेकिन अगर 2 से 4 दिन में कवर नहीं होता तो इसके एक टाइम पीरियड है वो 10 डेज़ है। अगर 10 डेज़ में नहीं होता विद मेडिसिन, 1 वीक या 10 डेज़ में नहीं होता, तब आपको फिजियोथेरेपी की तरफ रेफ़र कर दिया जाता है उस चीज़ के लिए। और फिजियोथेरेपी में अगर आप करते हैं तो ये विद इन वीक और 2 वीक्स ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्योंकि आपके फिजियोथेरेपिस्ट का मुस्तनद होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि एक सेंसिटिव मामला है, बहुत ज़्यादा आपको मुकम्मल तौर पर टाइम भी चाहिए, आपके सर पे कोई मौजूद भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। इसी चीज़ को आप लेके चलते हैं कि आप इसको मसल्स को आपने बनाना कैसे है, क्योंकि मसल्स तो पैरालिसिस हो गए, अब उसके लिए उसको अपनी जगह पे लाना है। उस चीज़ के लिए आप उसको मूवमेंट देते हैं, आप उसको कैसे आप उसकी मैनिपुलेट करते हैं उस चीज़ के लिए, तो तभी जाके उसको वो ठीक हो सकता है। तो आपका अथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए, कि फिजियोथेरेपिस्ट के लिए और कायरोप्रैक्टर के लिए, कि बहुत ज़रूरी है। और इसकी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप 10 डेज़ मैंने जैसे पहले कहा कि अगर आप 10 डेज़ में ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इसकी अगर एक हल्की सी लहर आती है तो वो भी ठीक हो जाती है, लेकिन अगर नहीं होती तो तब आप जहन में रखें कि 20 to 25 डेज़ और 30 डेज़ महीने के अंदर अंदर इसने ठीक होता है, लेकिन आप उसको फिजियोथेरेपी की तरफ लेके जाएंगे तब होगा। और इसकी जो एक प्रोग्नोसिस है वो 100% है। सही। खाली अगर आप सिर्फ लकवा है और उसकी इन्फेक्शन थोड़ी थी और उसकी मैं ये भी आपसे थोड़ी जानना चाहूँगी, इस पर फिर आपको कुछ खाने पीने की चीज़ों का भी परहेज करना पड़ता है, किन किन चीज़ों का अपनी डाइट में ख्याल रखना पड़ता है जितनी देर तक आपका इलाज चल रहा है? इस चीज़ के लिए कोई ठंडा गर्म का परहेज कुछ कहते हैं ना कि लाजमी तौर पर करना? ठंडा गर्म तो नहीं, मतलब गर्म के लिए तो लाजमी बात है कि इसको तो हम हीट देते ही देते हैं उस चीज़ के लिए, और गर्म भी होता है उस चीज़ के लिए। जैसे हकीम साहब देते हैं कि कबूतर खा लें, उसका गोश्त गर्म होता है उस चीज़ के लिए। और स्टीरॉइड जब देते हैं तो वो भी गर्म ही होती हैं उस चीज़ के लिए। और इंजेक्शन लगते हैं, वो भी मेडिसिन जो होती है सारी तकरीबन गर्म ही होती है। इसका कोई खाने का परहेज़ नहीं होता, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब आप कोई सॉलिड चीज़ खाते हैं तो वो आप च्यू नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए। मतलब एक पैरालिसिस है, आप इस साइड पे पैरालिसिस, आप उसको च्यू करेंगे तो उसमें लाजमी बात है कि उसका वो आप उसको बाइट नहीं कर सकते, उसमें पावर ही नहीं है उस चीज़ के लिए। तो वो थोड़ा इस वजह से कहते हैं कि सॉलिड चीज़ें खाएं और लाइट चीज़ें खाएं, ताकि उसमें वो आपका
स्वालो सही होना चाहिए उस सॉलिड चीज़ सही हो के जाए लिए, और आपको भी प्रॉब्लम ना रहे। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शुगर, ब्लड प्रेशर और इसके साथ साथ दीगर अमराज में मुब्तला हैं, उनके लिए क्या इलाज डिफरेंट है या वही इलाज है, और उनके लिए क्या इलाज ज़्यादा टाइम ले जाता है? बिल्कुल यही इलाज होता है जो मैंने आपको बताया है उस चीज़ के लिए, लेकिन उसमें यही चीज़ होती है कि आप उसको देखते हैं कि आपकी अगर डायबिटीज़ है या उसको ब्लड प्रेशर है या उसको मतलब एक लकवा हो गया फालिज के साथ है, फालिज के साथ लकवा है तो उसको आप पूरी बॉडी के साथ उसको फालिज के साथ ही आप उसको ट्रीट करते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर लकवा है तो आप खाली लकवे को ट्रीट करते हैं, तो उसके लिए आसान होता है उसको ट्रीट करना उस चीज़ के लिए, और जल्दी हो जाता है उस चीज़। तो अब वो लाजमी बात है कि साइड इसके साथ साथ इसके जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं वो लाजमी देखी जाती हैं, लाइक ये चीज़ है, शुगर है, कोई इन्फेक्शन और है बॉडी में उस चीज़ के लिए, तो वो लाजमी देखी जाती है। और अगर आप डायबिटीज़ हैं तो आप ये समझें कि उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, महीने की बजाय 1.5 महीने में 2 महीने में उसकी प्रोग्नोसिस होती है, तो वो स्लो हो जाती है उस चीज़ के लिए। बट प्रोग्नोसिस 100% है अगर आप उसको जल्दी कर लेते हैं तो। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज यही है कि अगर आप को ये प्रॉब्लम हो गई है, खुदा न खास्ता ये कोई इतने में घबराने वाली बात नहीं है कि भाई अगर इस चीज़ के लिए, अब तो मेडिकल साइंसेस इतनी एडवांस हो गई हैं कि हर चीज़ इसका, अगर आप खुदा न खास्ता इसको पुराना है और उसको वो आपने ट्रीट नहीं करवा सके तो इसकी तो एक सर्जरीज भी आप आ गई हैं इस चीज़ के लिए, और इसमें घबराने वाली चीज़ नहीं होती। लेकिन इसके इलाज के लिए जरूरी है आप डॉक्टर के पास जाएं और मुस्तकिल डॉक्टर मेडिसिन के साथ साथ फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। अगर आप विद इन वीक आप ठीक नहीं होते तो फिजियोथेरेपी की तरफ जाते हैं। और खुदा ना खास्ता जितना आप लेट करेंगे, हकीमों के पास जाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, उतना आपके लिए भी मुश्किलात जो है वो पैदा हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आज के मेहमान से आपको मिलवाना चाहेंगे। हम आज बात करने वाले हैं फ़ालसा, इसकी अफादियत, इसकी अहमियत, कितना मौसर है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या होना चाहिए, किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा पहुँच सकता है। क्योंकि हम देखते हैं जब भी आप ड्रिंक कोई बनाते हैं चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, बीच में मशरूबात का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से असल जो फल की अफादियत है आप वो भी ख़त्म कर देते हैं। तो इस पर रोशनी डालेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद है, हमारे ग़िज़ायात है ज़ैनब गोंदल, अपनी मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले ज़ैनब? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, सीजनल फल है फ़ालसा और आपको वाफिर मिकदार में अवेलेबल भी है, इसकी अहमियत क्या है, ग़िज़ाई अहमियत? फ़ालसा जो है वो हम खाने में भी और जूस की तरह पीने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए गर्मियों में ये स्टार्टिंग में ही इसलिए आता है क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो प्रोन नहीं होती कि वो गर्मी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, इसीलिए डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है जब गर्मी स्टार्टिंग में आती है। हीट स्ट्रोक बहुत सारे लोगों को होता है, बुखार गर्मी से बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं और जो टेम्परेचर है बॉडी का वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये एक बहुत छोटा सा फ्रूट है लेकिन फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स है, अगर हम इसको अपनी डाइट में शामिल कर लें तो हम इन सभी बीमारियां जो मैंने पहले डिस्कस की हैं उनसे बच सकते हैं। सही। अच्छा, ये तो आपने बताया कि इसको डाइट में शामिल कर लें तो इन तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। अब हमने इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है? बहुत सारे हमारे यहाँ पेशेंट्स भी हैं जिनको किसी भी फ्रूट का इस्तेमाल करना हो एहतियात के साथ, बेहतर इस्तेमाल क्या है? एहतियात के साथ हर चीज़ को ही इस्तेमाल करना चाहिए, किसी भी चीज़ को एक्सेस के लिए नहीं लेकर जाना चाहिए, हमें उसको एक नॉर्मल रूटीन में यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर आप उसको जूस की फॉर्म में ले रहे हैं तो मैक्सिमम 2 ग्लासेस जो हैं वो बिल्कुल ठीक उसकी क्वांटिटी है, लेकिन उसमें वही बात है चीनी या नमक ऐड ना करें। अगर आपको खाली फ़ालसे का टेस्ट नहीं पसंद तो आप उसमें लीमू ऐड कर लें। लेमन ऐड करने से ये होगा कि उसकी जो एक आपको खटास फील हो रही होगी वो लेमन के साथ जब मिल जाएगी तो वो कम हो जाएगी, आपको वो फील नहीं होगी। क्योंकि मोस्टली लोग यही कह रहे होते हैं कि हम चीनी इसलिए डालते हैं क्योंकि फ़ालसा खट्टा होता है, फ़ालसा हम कंज्यूम नहीं कर पा रहे होते उस तरह से। अब दूसरी इसमें एक बात ये भी मैंने बहुत लोगों से सुनी, वो कहते हैं कि फ़ालसे की जो गुठली होती है उसमें वो हम लेते हैं तो हमें पथरी हो जाती है। फ़ालसे से कभी भी आपको पथरी हो ही नहीं सकती। लोग स्ट्रेन करके जूस पीते हैं। जी बिल्कुल, फ़ालसे से आपको पथरी कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि वो फुल ऑफ विटामिन सी होता है और जिस भी चीज़ में विटामिन सी होता है वो आपको कभी भी पथरी होने नहीं देता, वो आपके गुर्दों के लिए, आपके लंग्स के लिए बहुत मुफीद है।
और दूसरी बात ये कि जो आप स्ट्रेन करने की बात कर रहे थे, अगर हम स्ट्रेन करके पियेंगे तो हमें फाइबर कंटेंट जो है वो नहीं मिलेगा, और फाइबर जो है वो हमारी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए यूज़ होता है। अब जिन लोगों को डायरिया ज़्यादा रहता है या उन लोगों को प्रॉब्लम है या वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते फूड को प्रॉपरली, वो अगर इसकी गुठली को भी साथ इस्तेमाल करेंगे तो उनके वो मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है। नाज़रीन, हम मज़ीद इस पे बात करते हैं अभी बराह रास्त आपको लिए फालसे की अफादियत के हवाले से। अब हमने इसका बेहतरीन इस्तेमाल पूछना है, किस तरह से किया जा सकता है। कुछ लोग चीनी का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा कर लेते हैं, उससे क्या अफादियत कम हो जाती है। बहुत ज़्यादा ठंडा करके पीना भी एक हमारे यहाँ रिवायत है। इसका अच्छा इस्तेमाल क्या है प्रॉपर? ये बताने से पहले कि इस्तेमाल क्या है, मैं आपको इसकी एक जो आजकल हमारी लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है वो बताना पसंद करूँगी। ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी फंगल है और एंटी वायरल है। एंटी वायरल यानी कोविड से भी हमें महफूज रख सकता है। बिल्कुल, अगर हम जितनी देर इसका सीजन है इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये हमें कोविड से भी बचाएगा, क्योंकि इसमें विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। तो ये हमें हमारे जो हम जिस चीज़ से आजकल सफ़र कर रहे हैं उससे भी बचा के रखेगा। अब जैसे आप बात कर रही थी, इसको ठंडा इस्तेमाल करें, गर्म इस्तेमाल करें, चीनी के साथ या चीनी के बगैर। अब बात यह है कि लोगों का एक टेस्ट डेवलप हो चुका है। अगर हम उनको उनके टेस्ट से इधर या उधर करते हैं तो वो कहते हैं हमें मज़ा ही नहीं आया, हमने क्या पी लिया हमें पता ही नहीं चला। इसलिए मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ, आपको जैसा पसंद है आप वैसा ही इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल ज़रूर करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को वॉमिटिंग का मसला रहता है, जिससे मतली जिसे हम कहते हैं, नौजिया होता रहता है, तो वो कहते हैं जब तक हम ठंडा इस्तेमाल ना करें हमारा वो मसला हल नहीं होता। लेकिन फालसे में ये क्वालिटी है कि अगर आप उसको गर्म भी इस्तेमाल करें तो भी वो वैसे ही आपके लिए कारामद होगा। सही। लेकिन अब लोगों को ये चीनी नहीं डलेगी तो हम उसके लिए फुलफिल नहीं फील करेंगे। अब चीनी ठीक है, जहाँ आपने 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करनी थी वहाँ आप 1 टीस्पून इस्तेमाल कर लें, जहाँ 1 टीस्पून इस्तेमाल करनी थी वहाँ ½ टीस्पून इस्तेमाल कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ चीनी खाने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। हम उसके नुकसानात को इतनी इजीली अवॉइड कर देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने अपने अंदर क्या क्या जो मादे हैं वो जमा कर लिए हैं। सही। अच्छा, अब इसका दूसरी फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह किसी सैलेड में आप यूज़ कर लें, या वैसे अगर आप खा रहे हैं दिन में तो इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? ½ to 1 कप जो है उसकी जो हमारे नॉर्मल कप साइज होता है वो काफ़ी है इसका। दूसरा मुझे ये भी बताइएगा, हम हर घर में डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, क्या उनके लिए आप ये रिकमेंड करना चाहेंगी? मुख्तलिफ बीमारियों में अमराज में मुब्तला जो लोग हैं उसको इससे कोई नुकसान तो नहीं? फालसा डायबिटीज़ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर लोगों के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, बीपी के लिए, उसके साथ जिन लोगों को मैदे का अल्सर है उनके लिए, जिन लोगों को गुर्दों के मसले रहते हैं उनके लिए फालसा जो है इन सब के लिए बहुत मुफीद है। अगर आप उसका एक प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें तो फालसा आपको इन सब बीमारियों से महफूज भी रख सकता है। वेट कम करने में भी क्या इसका कोई किरदार है? बिल्कुल, वेट भी इससे कम कर सकते हैं आप, लेकिन वही बात, आपने उसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। आप उसको फालसे को लें, ½ कप आपने फालसा ले लिया, उसमें आपने 1 लेमन किया, इनको मिक्स कर लें। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें क्योंकि सिट्रस ज़्यादा है, खट्टा ज़्यादा होता है, तो चीनी अगर बैलेंस ना रखें तो वो पीना भी मुश्किल हो जाता है। लेमन उसको बैलेंस कर देता है, लेकिन अगर आप उसमें पानी भी डाल लें साथ, जैसे पानी हम उसको डाल रहे हैं, आप ज़्यादा उसको जो है वो थिक ना पिए, आप उसको थोड़ा डाइल्यूट कर लें तो उसकी जो खटास होती है वो खुद ही से कम हो जाती है। सही। अगेन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, गुठलियाँ स्ट्रेन कर देना बहुत ही मामूली हम देखते हैं ये प्रैक्टिस, इसको आप क्या कहना चाहेंगी? किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या वाकई इससे अफादियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है? गुठलियाँ फेंकने से अफादियत ख़त्म नहीं होती। गुठलियों का सिर्फ ये फ़ायदा है कि उसमें फ़ाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है, जिन लोगों को जो है वो बहुत वो समझते हैं कि हमारा निज़ाम हाज़मा जो है वो ठीक नहीं रहता, या हमें जो है वो ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी चीज़ को साथ इस्तेमाल ज़रूर करें, तो वो गुठली का इस्तेमाल अगर करेंगे तो वो उनका जो ये मसला है वो ज़रूर हल हो जाएगा। लेकिन अगर आप गुठली फेंकना चाहते हैं और आपको ये मसाइल नहीं हैं तो आप गुठली के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। इसमें काले नमक का इस्तेमाल किया जाता है, नमक का इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ मशरूबात का इस्तेमाल भी लोग कर लेते हैं ताकि जो इसमें खटैस है उसको कम किया जा सके। काले नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि वो उस तरह से हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता जिस तरह से एक नॉर्मल सॉल्ट हमारे लिए नुकसानदेह होता है। आप अगर 1 गिलास पी रहे हैं तो आप 1 गिलास में जो है वो चुटकी 1 नमक की इस्तेमाल कर लें, उससे जो खटास है
वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी आपकी। सही। लेकिन अगर उससे भी नहीं फील होता तो आप थोड़ी बहुत दिन में इसका इस्तेमाल क्या खाली पेट भी कर सकते हैं आप? ऐसा इसका कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, इसका सच कोई नुकसान नहीं है। आप इसको खाली पेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह जैसे आप उठते ही अगर आपका निहार मुंह पीने का दिल कर रहा है तो आप उसको एज अपना एंटीऑक्सीडेंट जो है अपने, या डिटॉक्स वाटर जो आपने अपना लेना था उसकी जगह आप इसको इस्तेमाल करें तो ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देगा, क्योंकि ये लिवर की प्योरिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए अल्लाह ताला ने हर फल, हर सब्जी का जो एक मौसम रखा है वो उसी लिहाज से रखा है जिस तरह से हमें उसकी ज़रूरत रहती है। अब फालसे को यहाँ पे रखने का एक यही फ़ायदा था कि हमारी गर्मी से आने से पहले ही तैयारी कर दी जाए, हमारी बॉडी ट्रेन हो चुकी हो ताकि हम उस गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। सही। तो इतनी ज़बरदस्त नेमत अगर आपके पास मौजूद है तो इससे ज़रूर फ़ायदा भी उठाना चाहिए। ज़ैनब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक चलते हैं, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। और प्रोग्राम के इस हिस्से में शामिल कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल। जी, तो शहर का मौसम कैसा है और आज दिन भर कैसा रहने वाला है? सादिया खान बाहर मौजूद हैं। जी सादिया। जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। आज वैसे लाहौर में मतला क्लियर है और गर्म भी है, खासकर दिन के औकात में जो है पारा 35 तक जाएगा। लेकिन आज के दिन के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहाँ पेशगोई की जा रही है, कहा यह जा रहा है कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ इवन के गर्द आलूद आंधी के साथ जो है वो बारिश के इम्कान भी बताए जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि इस बारिश की वजह से और इन हवाओं की वजह से लाहौर के मौसम पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे असरात जो है वो मुरतब होंगे, जिसकी वजह से एक तो पारा कम होगा और उसके साथ साथ जो सफोकेशन और गर्मी का एहसास बढ़ा था उसमें भी काफ़ी हद तक कमी देखने में आएगी। अभी लाहौर में 10 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से हवा चल रही है, मतला साफ है और अभी का दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 34 है और मैक्सिमम जो है वो दिन के औकात में 35 रहने का इम्कान है। और कहा यह जा रहा है कि आज लाहौर। जी सादिया, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम की सूरत हाल से आपने आगाह किया। तो मौसम के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको बता दें जी बाहर सब्जियों के रेट क्या है। शामिल कर लेते हैं अगला सेगमेंट, जान लेते हैं आज के भाव क्या है। फारहान इस वक्त बाहर मौजूद हैं। फारहान, बताइए सब्जियां आज किस कीमत पर मिल रही हैं? आज बिल्कुल, आज जो सरकारी रेट जारी की गई है उसके हिसाब से जो आलू है 38 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगा, प्याज 23 रुपये, टमाटर 21 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगा, लहसुन देसी 115 रुपये, लहसुन चाइना 160 रुपये, लहसुन हरनाई 125 रुपये, अदरक थाईलैंड 300 रुपये, अदरक चाइना भी 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होगी, खीरा देसी 42 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होगा, लसूड़े 57 रुपये, करेले 52 रुपये, जो कच्चा आम है वो 37 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जाएगा, मेथी 73 रुपये फ़ी किलो, बैंगन 42 रुपये फ़ी किलो, बंद गोभी 30 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होगी, फूल गोभी 73 रुपये फ़ी किलो, शिमला मिर्च 57 रुपये फ़ी किलो, सब्ज़ मिर्च भी 57 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होगी, लीमू देसी की जो कीमत है वो 225 रुपये फ़ी किलो आज मुकर्रर की गई है, भिंडी 88 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होगी, फलियाँ बारीक 104 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जाएगी, सलजम 52 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होगा, अरवी 145 रुपये फ़ी किलो, मटर 135 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होगी, टिंडिया फार्मी 135 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होंगी, जो टिंडिया देसी है वो 99 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होगी, मूली 27 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जाएगी, गाजर देसी 104 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होगी, गाजर चाइना 32 रुपये, जबकि हलवा कद्दू 21 रुपये फ़ी किलो और के हिसाब से फ़रोख्त जो मार्केट में की जाएगी। जबकि जो ख़रीदार उनका कहना है कि जो सरकारी रेट लिस्ट जारी की गई है किसी भी जगह पर और इस हिसाब से उन्हें जो सब्ज़ी है वो मुहैया नहीं है, बल्कि जो सब्ज़ी फ़रोश हैं वो 5 से 10 रुपये ज़्यादा ही कीमत वसूल करते हैं। जब सब्ज़ी फ़रोशों का कहना है जिस वक्त तक मिडल मैन का किरदार मौजूद रहेगा उस वक्त तक सरकारी रेट के हिसाब से वो जो सब्ज़ी है फ़रोख्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है फारहान, थैंक यू सो मच, आपने हमें आगाह किया सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं। और सब्जियों की कीमतें जानने के बाद आई होप आप लोगों के लिए आसानी हो जाती है कि आज क्या बनाना है, क्योंकि जब आप घर से प्लान करके निकलते हैं तो चीज़ें ख़रीदने में भी आसानी होती है, वक्त की भी बचत हो जाती है। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुँचे अपने इख्तिताम को। इंशाल्लाह कल आपसे सेम टाइम पर मुलाकात होगी, नए टॉपिक, नए मेहमानों के साथ और शहर की सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी क्या है जी, आपने एहतियात ज़रूर करनी है ताकि आप अपने आप को महफूज रख सकें। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।